ओके। सर GS4 मेनली मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट पेपर सर अब हो चुका है जी। गायत्री सर, shall I put this on record? एक्चुअली रिकॉर्ड पे है, मैंने डाल दिया ओके रिकॉर्ड पे। ओके सर। जी जी जी, शिवम बोलिए। हाँ, GS4 की पहले तो इम्पोर्टेंस की बात मैं कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर भी है जो मेनली तो जो एस्पिरेंट होते हैं उनका फोकस जब तक प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है तो सारा फोकस सबका प्रीलिम्स में होता है। और प्रीलिम्स में हम GS1 2 3 से रिलेटेड तो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते रहते हैं, बट GS4 कहीं ना कहीं एक ऐसा पार्ट रह जाता है जो थोड़ा जिसपे ज्यादा फोकस नहीं रहता है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जो 3 महीने 4 महीने का टाइम जो भी हमें मेंस के टाइम पे मिलता है, जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का ड्यूरेशन है, उसमें कवर किया जा सकता है। इसलिए इसका रोल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे एक बेटर स्ट्रैटेजी के साथ अप्रोच करना, ताकि उस लिमिटेड टाइम में जब हम GS को रिवाइज कर रहे हैं, ऑप्शनल को कर पढ़ रहे हैं, उनके आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, उसमें हमें एथिक्स का सिलेबस कंप्लीट करना प्लस उसके साथ उसमें एक बेटर स्कोर करना। और अगर रिसेंट ईयर की मार्कशीट में भी अगर आप देखो तो एक्सट्रीम्स बहुत बढ़ गई है GS4 में। जैसे ऐसे में ऐसी चीज देखने को मिली है कि भाई आपके 60 70 में मार्क्स आ रहे हैं और मैक्सिमम 150 तक जा रहा है। एथिक्स में भी यही चीज हो रही है, 70s में भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और ऐसे लोग नहीं, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि रेगुलर जो जिनका स्कोर बाकी पेपर्स में कम है उनका इसमें आ रहा हो, जिनके बाकी GS पेपर्स में अच्छा स्कोर आ रहा है लेकिन उनका भी कभी कभी ऐसा हो रहा है, काफी सिलेक्टेड लोगों का भी देख रहा है कि उनकी मार्क्स जो होते हैं एथिक्स में वो कम रह जा रहे हैं। तो क्योंकि एक्सट्रीम बढ़ गई है इसलिए इस पेपर का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया है। तो पहले तो मेनली मैं एथिक्स के लिए ये सजेस्ट करूंगा कि अगर जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अभी जिन्होंने प्रीलिम्स नहीं दिया है या फिर अभी होपफुल नहीं है कि उनको मेंस की कॉल आएगी या उन्हें अभी अगला मेंस देना है, तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि मेंस के लिए आपको एथिक्स GS4 के लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो नोट्स आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे जब वो आपको 3 4 महीने का अपने प्रीलिम्स से मेंस के बीच का टाइम होगा। क्योंकि अगर आपके पास पहले से एक कंप्लीट नोट्स रहते हैं जो आपने खुद से रिसर्च करके या फिर किसी और टॉपर के नोट्स से पढ़ के बनाए होते हैं, तो उस टाइम पे आप आंसर राइटिंग करके आप अपने नोट्स पढ़ते हो, उन्हें याद करते हो, जो भी जैसे डेफिनेशन वगैरह होगी, तो रट्टा मारने वाली चीजें हो गई, वो आप पढ़ते हो, उसके बाद टेस्ट लिखते हो, फिर आपको इम्प्रूव करने का जो पूरा स्कोप होता है वो आप 2 3 महीने में बहुत ज्यादा चेंज ला सकते हैं। तो उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका मेंस अभी नहीं है उनके लिए तो सबसे सही स्ट्रैटेजी यही है कि अभी से ही आपको अपने मेंस का जो नोट्स है वो बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। उसका रेफरेंस आप किसी भी टॉपर के नोट्स आप ले सकते हैं पिछले 3 4 सालों में, जो भी एथिक्स के टॉपर्स रहे हैं, और बहुत लोगों ने तो अपने ब्लॉग्स में या फिर चैनल्स वगैरह में अपने नोट्स को ओपनली डाला हुआ है। तो आप उनको एक बेस बना के, जरूरी नहीं है कि आप कंप्लीटली उसको पूरा कॉपी करके सिर्फ उसी से पढ़ें, बट एक उसे बेस बना के आप अपने तरीके से भी थोड़ा और कोचिंग्स के मटेरियल से रिसर्च करके, क्योंकि एथिक्स में आप अगर स्ट्रेटेजिकली थोड़ा इनपुट डालोगे तो वो रिफ्लेक्ट भी करता है मार्क्स में। अगर आपको टॉपर के नोट्स में सिर्फ डेफिनेशन या एक दो बेसिक एग्जांपल्स मिल रहे हैं जो आपको लगता है कि बहुत कॉमन है, जो हो सकता है उसका एक्सेस सबके पास हो, तो फिर आप उसमें ये चेंजेस करिए अगर आपके पास टाइम है कि आप जो रेगुलर न्यूज़पेपर से एग्जांपल उठा सकते हो उसको आप अपने बेसिक नोट्स में ऐड ऑन करते जाओ। तो वो जो साल भर का प्रोसेस होगा वो आपको जितना आउटपुट बाद में देगा वो काफी बेटर होगा बाकियों के कंपैरिजन में, जो सिर्फ सिर्फ टॉपर के नोट्स उठा के और सिर्फ उनको रट के या फिर उन्हीं को यूज कर रहे हैं आंसर राइटिंग में। तो ये एक चीज करनी होगी कि आप कहीं कहीं रेफरेंस लेके किसी टॉपर के नोट्स का या फिर किसी कोचिंग की वजह से, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी रेड बुक या येलो बुक ऐसी टाइप की जो बुक्स आती है उसमें से भी आप प्रॉपर उनसे उठा के अपने नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी चीज है और वो आपको एथिक्स में फाइनली बहुत बेनिफिट करेगा। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिनका अभी जो अभी मेंस देंगे उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि उनके पास, मुझे मतलब होपफुली उनके पास नोट्स होंगे भी, वो अभी से स्टार्ट करें अपना फोकस, खासकर अभी जब रिजल्ट नहीं आया और थोड़ा अनसर्टेनिटी है कि 2 4 दिन जब भी आएगा रिजल्ट, तो आप एथिक्स और ऑप्शनल दो चीज आप बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। तो एथिक्स में मेनली यही होगा कि आप
सिर्फ डेली बेसिस पे आप ये स्टार्ट कर दो कि 2 क्वेश्चंस आप लिख रहे हो। क्वेश्चंस आप ऐसे पिक कर सकते हैं जो किसी टेस्ट सीरीज में, किसी पुरानी टेस्ट सीरीज में जिसका मॉडल आंसर अवेलेबल हो, या फिर जो टेस्ट सीरीज में जो टॉपर्स की कॉपीज होती हैं, जो चेक या अनचेक जो भी है, आप वो क्वेश्चंस उठाइए, उस पे अपने आंसर्स लिखिए, और उसके बाद आप खुद से ही इवेलुएट करिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने क्या क्या चीजें लिखी हैं, और टॉपर की कॉपी में क्या क्या और चीजें ऐसी पड़ी हुई है जो उन्होंने हो सकता है एक्स्ट्रा रिसर्च से डाली है, या फिर उनमें उसकी कॉपी में, टॉपर की कॉपी में क्या चीज अलग दिख रही है। तो उसमें सिर्फ कंटेंट की बात नहीं होगी, उसमें आपको एक प्रेजेंटेशन का जो तरीका मिलेगा नया, वो एक बहुत एड ऑन करने वाली चीज होगी, जो आप रेगुलरली हर दिन आप अगर 2 क्वेश्चंस भी लिख रहे हो तो आपको धीरे धीरे बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रेजेंटेशन आपको सीखने को मिलेगा। वैरायटी ऑफ कंटेंट ऐसा भी मिलेगा आपको कि हाँ, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। आपको हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि नहीं, एथिक्स में सिर्फ जो हम एग्जांपल्स देते हैं वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स के देते हैं या सिविल सर्वेंट्स के देते हैं, बट आप जब और कॉपीज पढ़ोगे, उनके आंसर्स देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ बहुत बेसिक ऑनेस्टी का एग्जाम्पल भी आप डिफरेंट फील्ड से दे रहे हो, ना कि सिर्फ सिविल सर्वेंट से दे रहे हो। तो एक वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स को टच करना, ये एक बहुत अच्छा एड ऑन हो सकता है। फिर उसके बाद एक आंसर स्ट्रक्चर पे अगर हम बात करें कि आंसर स्ट्रक्चर जो एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि आंसर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो जैसे कि हम बाकी 3 जीएस में हम बोलते हैं कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो बहुत जरूरी होता है कि उसको मेंशन करना। तो एथिक्स के साथ भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो पूछ कुछ रहा है और हम कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एथिक्स में भी आपको वो बीटिंग अराउंड द बुश वाला काम नहीं करना है। इट हैज टू स्टार्ट विद व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। उसके लिए ये चीजें बहुत हेल्पफुल करती है कि आपका जो सिलेबस में जितने पॉइंटर्स दिए होते हैं, जो भी कीवर्ड्स होते हैं, जब आपके पास उनकी डेफिनेशन रेडी होगी या उनके एग्जांपल्स रेडी होंगे, तो जब उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसकी डेफिनेशन से या फिर कोट कोई आपको रिलेटेड टू द टॉपिक अगर आपने अपने नोट्स में बनाई हुई है तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि जो डिमांड है क्वेश्चन की उसको आप डायरेक्टली हिट करो, और वो चीज मेंशन करना अपने आंसर में बहुत जरूरी है, और इतना उसकी विजिबिलिटी बहुत जरूरी है कि वो जो आंसर आप लिख रहे हो ना, वो अगर ऊपर से भी कोई जो भी अगर आपका इवेलुएटर है अगर सिर्फ ऊपर से स्कैन भी कर रहा है सिर्फ कॉपी को, तो भी वो दिखे कि हाँ, जो क्वेश्चन के कीवर्ड्स हैं वो आपकी कॉपी में कहीं ना कहीं उसकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब उसके लिए आप या तो उसको बॉक्स बनाना आजकल मतलब काफी टॉपर्स की कॉपी आप देखोगे, ये बॉक्स वगैरह बना के उसको काफी अच्छे से डिमांड को दिखाया जाता है कि हाँ, हमें एक्चुअली समझ आया है कि क्या आपकी डिमांड थी क्वेश्चन की और हम उसको मीट कर रहे हैं। तो इंट्रो पार्ट में बेसिकली यही होगा कि आप एक कीवर्ड है जो उसकी मेन डेफिनेशन, आप सीधे डायरेक्टली उसको हिट करते हो थ्रू अ कोट और अ डेफिनेशन, एंड देन स्ट्रेट अवे आप लिखना स्टार्ट करते हो कि क्या पर्टिकुलर टॉपिक पूछा गया और उसके मतलब अगर इम्पैक्ट, इफेक्ट या जो कुछ भी डिमांड थी मतलब क्वेश्चन की, आप उसको मेंशन करते हो। उसके बाद कंटेंट जो मेन बॉडी होती है आफ्टर द इंट्रोडक्शन, उसमें सबसे जरूरी चीज है एथिक्स में एग्जाम्पल्स देना। जो मेरा एनालिसिस रहा है ओवर द इयर्स, जो मैंने खुद से या फिर दूसरों की कॉपी देखी या फिर एज जब इवेलुएटर मैंने जितना भी काम किया है, उसमें ये चीज देखी है कि एग्जाम्पल का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि आप जब कोई भी स्टेटमेंट देते हो उसको बहुत आसान शब्दों में समझाने के लिए या फिर उसको एक रिलेटेबल फील देने के आप एग्जाम्पल का यूज करो। और उससे क्या होता है कि अगर आप 4 पॉइंट लिख रहे हो, 4 एग्जाम्पल लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो कंटेंट है वो बहुत रिच लगता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 4 स्टेटमेंट देके 4 बातें कर दी, बट उसके साथ आपने बताया भी है कि हाँ, इस पर्टिकुलर फील्ड से ये एग्जाम्पल है, इस पर्टिकुलर फील्ड से ये एग्जाम्पल है। तो वहां पे आप एक अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा डाइवर्स, आपका जो डाइवर्स नॉलेज है उसको आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। पार्ट्स जितने भी हो एथिक्स के क्वेश्चन में, 2023 का जो मेंस का पेपर था उसमें भले ही थोड़ा सिंपल लैंग्वेज यूज की गई थी और इतने सब पार्ट्स नहीं थे, वेरएज इफ यू गो बैक टू 2022 मेंस, उसमें आप देखोगे कि क्वेश्चंस बहुत लेंथी थे एंड दे कंटेन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस पे ये बहुत जरूरी है कि आप सारे पार्ट्स को लगभग बराबर आपको इंपॉर्टेंस देनी है और सबको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है।
जब भी लंबे क्वेश्चंस हो उसमें आपको इस चीज का ध्यान देना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप एक दो पार्ट को बहुत अच्छे से आपको आ रहा है, उसमें आपको कंटेंट अच्छा है, आपके पास एग्जाम्पल अच्छे हैं, तो सिर्फ आप उतनी चीजें लिखो और लास्ट में जो बाकी सब पार्ट्स है उसको आप सिर्फ एक दो लाइन में खत्म करने की कोशिश करो। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे पार्ट अगर 3-4 पार्ट में अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको आपको बराबर बराबर इंपॉर्टेंस ही देनी है। ये अक्सर होता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो टाइम लिमिट वाला कंस्ट्रेंट है एथिक्स बेसिकली, क्योंकि थ्योरी का पेपर है तो उसमें आपका थोड़ा रहता है कि टाइम कंस्ट्रेंट भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसमें ये चीज देखी जाती है कि ज्यादातर आप कभी एक दो सब पार्ट आप मिस करते हो, सिर्फ पहले पार्ट में आपने ज्यादा फोकस कर दिया, उस पर ज्यादा कंटेंट लिख दिया। तो इस चीज को हमेशा ध्यान देना है। उसके लिए आप वही है, क्वेश्चन को अंडरलाइन करते हैं या फिर कीवर्ड में आप कुछ सर्कल करके, ताकि वो आपकी नजर में सारे सब पार्ट रह जाए और सबको आप एड्रेस करो। कंक्लूजन पे आए अगर, तो कंक्लूजन बहुत इम्पैक्टफुल होना जरूरी होता है, क्योंकि जो नॉर्मल थॉट प्रोसेस है वो यही है कि जब क्वेश्चन खत्म होता होगा तो जो भी इवेलुएटर होता है वो कंक्लूजन पढ़ने के बाद ही वहां पे जो मार्किंग होती होगी। तो इसलिए कंक्लूजन को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए थोड़ा उसमें आप कोटेशंस वगैरह, जितने भी कीवर्ड, जितने डेफिनेशन वाले वर्ड्स है, जैसे क्राइसिस ऑफ कंसाइंस या ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, इन सब से रिलेटेड आप जो भी अगर कुछ कोट्स कलेक्ट कर सकते हैं वो आपके जो नोट्स होंगे उसमें होना चाहिए। या फिर आप केस स्टडीज ला सकते हो। केस स्टडीज भी आपको डेली न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो तो हम GS 1, 2, 3 के हिसाब से तो हम काफी एग्जांपल्स कलेक्ट करते हैं, बट मैंने देखा है कि ऐसे बहुत फोकस नहीं होता है। GS 4 के एग्जांपल्स कलेक्ट करने का फोकस नहीं रहता है न्यूज़पेपर से। बट अगर आप देखो, अगर आप न्यूज़पेपर से इनके एग्जांपल्स कलेक्ट करो तो वो आपकी कॉपी को थोड़ा डिफरेंशिएट भी करेंगे दूसरों की कॉपी से। क्योंकि जो लोग भी किसी कोचिंग के पर्टिकुलर एग्जाम्पल सेट को उठा के सिर्फ एग्जाम्पल लिखते हैं तो बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही सोर्स रेफर कर रहे होते हैं। मतलब अगर ऐसी कोई रेड बुक है मार्केट में जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ गए और 10,000 लोग बेच दे रहे हैं, तो फिर उसमें से अगर 5,000 लोगों ने पढ़ लिया तो फिर एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं वो रेपिटेटिव होंगे और ज्यादातर लोग एक दो सोर्सेज से ही एग्जाम्पल उठा के लिख रहे होते हैं। तो आप न्यूज़पेपर से अगर एग्जाम्पल कलेक्ट करते हो तो वो आपकी कॉपी को और आपके आंसर को थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंस बनाएगा, एंड दैट विल रिफ्लेक्ट इनटू योर मार्क्स एज वेल। और प्रेजेंटेशन के लिए ये एक कॉपी जो मैंने इवेल्युएट करी थी रिसेंटली, तो उसमें मैं थोड़ा कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगा। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिएगा इन द फर्स्ट क्वेश्चन सर। तो आप इस क्वेश्चन में देखो, एक तो हैंड राइटिंग तो खैर इतनी कंट्रोलेबल चीज नहीं होती है। हाँ, प्रेजेंटेशन मतलब हैंड राइटिंग अगर थोड़ा बहुत वो मतलब इतनी अच्छी भी नहीं है तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बट लेजिबिलिटी एक इशू रहता है। आपकी हैंड राइटिंग इतनी होनी चाहिए कि एटलीस्ट पढ़ने वाले को दिक्कत ना हो, क्योंकि हम ये सोचते ही है कि जो कॉपी हमारे इवेलुएट कर रहे हैं, जो प्रोफेसर होंगे, तो उनका अगर उनको लेजिबल नहीं होगी, अगर उनको बहुत मेहनत लग रही होगी कॉपी चेक करने में, सो इट माइट इम्पैक्ट कि उनका एक बायसनेस आ सकती है कि यार अगर हैंड राइटिंग ही अच्छी नहीं है तो कंटेंट पता नहीं कैसा होगा। सो एक जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट नॉर्मल हम थॉट प्रोसेस में यही सोचते हैं कि इन चीजों का भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो लेजिबिलिटी पे फोकस करना चाहिए कि हम जो भी आंसर लिख रहे हैं एटलीस्ट हमारे सारे वर्ड्स, सारे लेटर्स को पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो इस कॉपी में आप देखोगे, इस क्वेश्चन में जैसे इन्होंने आंसर करा है, एथिकल गवर्नेंस पे क्वेश्चन था, स्ट्रेट अवे पहले लाइन पे ही इन्होंने सिंपल, बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही सिंपल उन्होंने एथिकल गवर्नेंस को डिफाइन करा है। उसके बाद आप देखो, बॉक्सेस का यूज करके प्रेजेंटेशन को बेटर किया गया। इससे क्या होगा कि जब इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपने ये चीज ऐड कर दी, हो सकता था कि सिर्फ इन्होंने डेफिनेशन लिख के और उसके बाद ये एथिकल ट्रेड्स पे आ जाते और वो बताते, लेकिन थोड़ा सा ऐड ऑन करना है। तो ऐसी चीजों पे आप, और इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती इन चीजों पे। आपको ये चीज बहुत बेसिक चीज पता है कि चलो एथिकल गवर्नेंस से वेलफेयर स्टेट कैसे बनती है, उन्होंने उसको बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये छोटे छोटे जो ये पॉइंटर्स हैं, या आप वेन डायग्राम के थ्रू और एरो बना के, इन सब चीजों का आप यूज करके अपनी कॉपी को उतने ही कंटेंट के साथ, क्योंकि कंटेंट एक टाइम के बाद आपके पास लिमिटेड ही है, उतने ही कंटेंट को एक और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम नीचे आए इस पे,
तो जब इन्होंने ये एथिकल ट्रेड्स की बात करी तो देखिए आपने इन्होंने पॉइंटर लिखा कि ठीक है इट मतलब ट्रेड्स में पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस आया। उसके बाद स्टेट अवे इसमें पहले पॉइंट है तुरंत उन्होंने एग्जाम्पल का यूज करा, जिसमें माई जीओवी पोर्टल का इन्होंने वो लिखा। सेकेंड आप पॉइंट देखो अकाउंटेबिलिटी, उन्होंने वहां पे इंडियन रेलवेज के इनिशिएटिव उसकी बात करी। सो विद एवरी पॉइंट व्हाट शी हैज ट्राइड टू डू इज कि अपना पॉइंट रखा और उसको हमने कैसे करा, तो उस एग्जाम्पल से ऐसा लग रहा है ना कि कंप्लीशन आ गया आपके पॉइंट पे। अगर कोई लेमैन को भी ये कॉपी दिखाई जाएगी और ये क्वेश्चन दिखाया जाएगा तो उसको भी इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि उसको सब कुछ समझ में आ जाए, एंड दैट रियली इम्पैक्ट्स योर स्कोर। क्योंकि उसके बाद जब इवेल्युएशन में ये चीज जब जो आपका इवेल्युएटर है उसको ये चीज समझ में आ रही है कि इसको कंप्लीट नॉलेज की तरह है, मतलब आपने पॉइंट्स लिखा उसको वो करा, अब उसमें कुछ ऐसा कुछ रहता नहीं, उसे लगेगा कि अच्छा इसमें अब कुछ अधूरा रह रहा है। तो पॉइंट ये है कि एग्जाम्पल का यूज आपको इस तरीके से करना, कहीं भी ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं कि आपने क्वेश्चन में सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखे हैं। देयर हैज टू बी सम स्टेटमेंट, आप एक पॉइंट रखते हो, एक थीसिस आती है, उसके बाद आप उसको प्रूव करने के लिए सीधा एक बेसिक एग्जाम्पल देते हो। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि बहुत आउट ऑफ द वर्ड एग्जाम्पल लेके आने हैं आपको कि आप उसके लिए एग्जाम्पल के लिए ही आप महीने भर आप एथिक्स GS4 के एग्जाम्पल ढूंढने के लिए रिसर्च करे जा रहे हो। तो ये जरूरी नहीं है, आप बहुत नॉर्मल लाइफ के भी इंसिडेंट्स के आप एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे मुझे याद है एक कॉपी, अगर आप सार्थक अग्रवाल आई बिलीव एथिक्स के काफी अच्छा उनका स्कोर था, तो अगर सार्थक अग्रवाल सर की आप कॉपी देखो एथिक्स की तो उसमें उन्होंने जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं वो आपको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है वो, मतलब किसी को ये भी लग सकता है कि इन्होंने तो कुछ ऐसा लग रहा है कि एकदम से बिना कुछ नोट्स पढ़े हुए या बिना रिसर्च किए हुए एग्जाम्पल्स लिखे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही नॉर्मल लेमैन वाले एग्जाम्पल्स लिखे, बट उनका स्कोर बहुत अच्छा था और वो कॉपी बहुत इम्पैक्टफुल कॉपी थी। जिसने पूरी कॉपी पढ़ी तो उसमें समझ में आता है कि उन्होंने किस तरीके से जो बेसिक चीज हम शायद अवॉइड कर देते हैं बट उन्होंने बहुत अच्छे से यूज करी हुई। इसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा स्लाइड स्कोर करिए। हाँ यहाँ पे रुकेगा इस। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने वेज एंड मीन्स को दिखाने के लिए जैसे जिस तरीके से वो उसका यूज करा है, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में कोई भी चीज जो प्रेजेंटेशन को बेटर कर रही है इसको ओवरडू भी नहीं करना है। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना लगे कि आप स्पेस को भरने की का ट्राई कर रहे हो या स्पेस को खाने के लिए आप ना बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो इन सब चीजों का। कोई भी चीज ओवरडू नहीं करनी है। सो इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड, कि आप उसमें प्रेजेंटेशन भी यूज करो प्लस साथ में उसमें कंटेंट भी होना चाहिए। सिर्फ गोले बना के या बड़ी एरो बना के आप स्पेस को फिल करो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब इसमें कंक्लूजन में आप देखो इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय का यूज करा है क्योंकि वेलफेयर का क्वेश्चन था। तो ऐसे जो कीवर्ड होते हैं एथिक्स में, एक चीज बहुत जरूरी है कीवर्ड को समझना और फिर उससे रिलेटेड आप कोई भी फिलॉसफी, कोई भी जो हमारे जैसे अगर आप गांधी जी का यूज कहीं भी कर सकते हो, या जो इंडियन मतलब इंडियन इंडियन एथिक्स में जो चीजें थी उन सब कीवर्ड्स का यूज करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आप प्रॉपर पहले से नोट्स में इन चीजों का ध्यान रख सकते हो कि हाँ जब कभी भी गवर्नेंस का क्वेश्चन आएगा तो गवर्नेंस के क्वेश्चन में या फिर वेलफेयर स्टेट का क्वेश्चन आएगा, एथिकल गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें मुझे क्या क्या कीवर्ड यूज करने हैं। तो उसमें सर्वोदय आएगा, उसमें गांधी तलिस्मान आएगा। इन सब चीजों को आपको इसीलिए नोट डाउन करके रखना है कि मुझे क्या क्या कीवर्ड्स डालने हैं। बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए बट आपके क्वेश्चन को ये कीवर्ड से आप जब कंक्लूड कर रहे हो तो वो एक कंप्लीशन प्रोवाइड कर। ठीक है सर, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिएगा। और नेक्स्ट चलिएगा सर, और नीचे। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको क्वेश्चन एग्जैक्ट बताता हूँ कौन से क्वेश्चन में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3A सर। हाँ,
ये क्वेश्चन है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे ओवर द इयर्स, एथिक्स का कोई भी क्वेश्चन पेपर यूपीएससी का उठाइए, पैटर्न चेंज के बाद 2013-14 से जब से एथिक्स ऐड हुआ है, जब से भी आप कुछ ऐसे टॉपिक्स देखोगे जो रेगुलर सेम टाइप के क्वेश्चंस ही आते रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। जैसे एआई का क्वेश्चन ऐसा ही एक क्वेश्चन है जिसमें या तो डिफाइन करने को बोलेंगे, फिर उसका यूज बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में पूछेंगे, कभी पर्सनल लाइफ में पूछेंगे, प्रोफेशनल लाइफ में पूछेंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ओवर द इयर्स ऑलमोस्ट सेम रहे हैं। इन क्वेश्चंस पे आप अपने जो नोट्स भी बनाएंगे वो इस तरीके से बनाने की कोशिश करो कि आप आंसर फॉर्मेट में लिख रहे हैं। उसमें अगर आपको कोई वेन डायग्राम यूज करना है तो आपके पास पहले से बना होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन आया, आपने एआई की डेफिनेशन लिखा, उसके बाद आपने वेन डायग्राम का यूज करा और उसके बाद आपने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। अब ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे जो आपका कंटेंट तो आपका बेटर होगा ही अगर आपने पहले से प्रिपेयर करके और रट के लिखा होगा, बट ये आपकी एक तरीके से और हेल्प करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा इंटरप्रेट करने में जिसमें डिफिकल्टी आएगी। अब टाइम तो उतना ही है कि हर मिनट में हम ये हर क्वेश्चन के लिए हम सोच के चलते हैं कि हमने पर्टिकुलर 5-6 मिनट या जो भी हम देना चाहते हैं हमने उतना दिया। इन क्वेश्चंस के साथ आपको ये फायदा होगा कि आप यहाँ पे जो अपना 1-1.5 मिनट आप एक्स्ट्रा बचा सकते हैं क्योंकि आप पहले से ही प्रिपेयर होके आए कि ईआई पे क्वेश्चन आता है और इस पर्टिकुलर इस 2-3 फील्ड्स में ही पूछ सकते हैं और वो आपने पहले से अपने नोट्स बना रखे थे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, तो वो आप पूरा रख के आ रहे हो। जैसे ही क्वेश्चन आया आपने ये कंप्लीट किया और वो जो 1-1.5 मिनट बचाया वो जो ज्यादा इंटरप्रिटेटिव क्वेश्चन है, खासकर जो 11, 12 और 13 क्वेश्चन होते हैं जो कोड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें कोई कोड दे दी जाती है, देन दे विल आस्क यू टू एक्सप्लेन। ऐसे क्वेश्चंस में कई बार ऐसी कोड्स आ जाती है जिसमें आपको 10-15 सेकंड ऐसा लग जाता है कि आप तो पहले उसको समझना चाहते हो, फिर आप ट्राई करते हो कि अच्छा ये किसने बोली होगी या ये किस फील्ड से है, फिर आप उसमें एग्जाम्पल सोचते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको उसमें ऐड करेंगे, तो उसके लिए आपको जो टाइम एक्स्ट्रा चाहिए होगा वो यहाँ से निकालना है आपको। इसलिए जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो एकदम स्टैटिक है और ओवर द इयर्स आए ही हैं, और ये आपको पता कैसे लगेगा, ये आपको पता लगेगा जब पीवाईक्यू की एक रेगुलर आपकी स्टडी होगी। आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में अपने एथिक्स के सिलेबस को बांटेंगे और उसमें ये देखेंगे कि हाँ इस टॉपिक से इस तरीके का क्वेश्चन आया है और कितने साल किस हिसाब से ये रिपीट होता है। तो फिर पीवाईक्यू पढ़ने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ये एरियाज है जहां से क्वेश्चन आइदर एवरी ईयर और अल्टरनेट ईयर ये रिपीट होता ही होता है। तो पीवाईक्यूज की स्टडी से आपको एक लो हैंगिंग फ्रूट जिसको बोल सकते हो आप, तो वो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। ठीक है। अब सर और तो ऐसा सच कुछ नहीं है, इनकेस अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो अब उसके बाद आई बिलीव किसी की कोई क्वेरी हो इन जनरली हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी तो मुझे इतना ही बताना था। तो शैल आई अनशेयर द स्क्रीन? अब स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दे सर? हाँ हाँ हाँ, बंद कर दीजिए, अगर कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे जी मान बोलिए। लीजिए 20 में से मुझे 17 या 18 क्वेश्चन के आंसर आ गए हैं, वो मैंने लिख दिया, मेरे पास 5-7 मिनट बचे हुए हैं और 2 क्वेश्चन का मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मुझे उससे कैसे डील करना चाहिए? एथिक्स के क्वेश्चंस में, एथिक्स में तो मुझे लगता है कि हाँ, उसमें अगर एथिक्स में आपको जैसे जी अगर आप जी प्लेन रीडिंग भी करोगे क्वेश्चंस की तो कोई भी टॉपिक ऐसा तो नहीं होता है कि उसको आपको पढ़ के चाहे आप इंग्लिश में पढ़ो या हिंदी में पढ़ो, कोई भी टॉपिक मुझे नहीं लगता कि हो सकता है आपकी उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं आती हो। ये हो सकता है कि आपको किसी ने अगर किसी पर्टिकुलर फिलोसोफर ने या किसी थिंकर ने उसको डिफाइन किया हो, आपको एग्जैक्ट उसका जो कीवर्ड्स है वो नहीं पता हो। बट प्लेन जी रीडिंग के बाद आपको क्वेश्चंस का एक प्लेन आंसर तो पता है। और मुझे लगता है कि ये लोगों को ये लगता है ना कि एथिक्स में हमें जरूरी है कि बहुत ही जार्गन यूज करना या फिर क्वेश्चन का बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में डिफाइन करना जरूरी है। तो अगर आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं और आपके 5 मिनट ही बचते हैं तो आप कोशिश करिए, अगर आपने बाकी 18 क्वेश्चन हैं या 17 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं केस स्टडी और वो मिला के, अगर आपने उनको ठीक जी ठाक तरीके से अच्छे से कर रखा है तो आप वो 5 मिनट उन 2 क्वेश्चन पे लगाइए।
आपको नॉर्मल लैंग्वेज में भी जो 2-3 मिनट में आप उसमें लिख सकते हैं। आप अगर आपको पॉइंटर्स में नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि मैं इसको पैराग्राफ फॉर्मेट में डिफाइन कर सकता हूँ, आप उसको बहुत बेसिक लैंग्वेज यूज करके डिफाइन करिए, बट आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए अगर आपके पास टाइम बच रहा है। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। जी, सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर इथिक्स के लिए कौन से रिसोर्सेज या मटेरियल को हम फॉलो कर सकते हैं, किसी टॉपर के नोट्स वगैरह हो या कोई बुक्स हो? टॉपर नोट्स तो एग्जैक्ट टॉपर नोट्स तो मैं अभी आपको मैं इस ग्रुप में ही डाल दूंगा जो 2-3 टॉपर नोट्स जो मुझे मिलेंगे। बट वैसे आप रेड बुक कर सकते हैं, फोरम की रेड बुक में उन्होंने ठीक ठाक तरीके से एथिक्स को कवर किया हुआ है। उसके अलावा लुकमान सर के भी आप नोट्स पढ़ सकते हो, बट वो अभी अभी आप मेंस में अपीयर हो रहे हैं या फिर आगे के लिए सोच रहे हैं? नहीं सर, आगे के लिए सोच रहा हूँ। हाँ, तो फिर तो आपके पास टाइम है, तो आप रेड बुक को रेफर कर सकते हो। लुकमान सर के भी एथिक्स के कुछ नोट्स अवेलेबल हैं, आप उन दोनों से करिए। और कीवर्ड्स का ध्यान रखिए, सिलेबस को पहले अपने सामने रखना है। सिलेबस में जितने भी वर्ड्स मेंशन हुए हैं उसको आप उस टॉपिक की ही आप हेडिंग बनाइए अपने नोट्स में कि ये पर्टिकुलर चीज मेंशन है। उसके बाद आप प्रोसीड इसी हिसाब से करिए कि यार उसकी एक डेफिनेशन होनी ही चाहिए। फिर उसके बाद उसमें जो भी 2-3 आपको कोर्स मिलती है, और उसके बाद जो एड ऑन्स हैं वो आप चाहे वो रेड बुक से देख लीजिए या फिर लुकमान सर के नोट्स से देख लीजिए, या फिर जो भी टॉपर नोट्स मतलब अवेलेबल होंगे टेलीग्राम पे, अब तो मिल जाते हैं काफी आसानी से। और पिछले 2-3 साल में से आप किसी का भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि 2023 के ही टॉपर का आप देखो, 21, 22, मतलब जो 3-4 साल पुराना भी बहुत आराम से बहुत अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं। और ऐसा कुछ होगा तो मैं ग्रुप में एक बार नोट्स भी देख लूंगा किसी टॉपर के जो मुझे ठीक लगे होंगे, मैं फॉरवर्ड करवा दूंगा। ओके सर। सर ये एक क्वेश्चन और था सर कि जैसे एग्जांपल्स कोट करने हैं तो जैसे रियल आईएएस ऑफिसर के एग्जांपल कोट करने का कितना बेनिफिट होगा एग्जाम्स में? जैसे फॉर एग्जांपल आप अशोक लिखते खेमका के देखो, वर्क हो गए या फिर बहुत सारे ऐसे सिविल सर्विसेज हैं जिनका मतलब कितना बेनिफिट होगा उनका कोट करने में? सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल देखिए, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग लिख ही रहे हैं, ठीक है, तो वो बेनिफिट मुझे लगता है एक पैरिटी आ जाती है, क्योंकि अगर 50 लोग लिख रहे हैं मेंस, उसमें से अगर 40 लोग सिर्फ सिविल सर्विसेज के एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तो फिर वो बेनिफिट का तो पता नहीं, बट एक पैरिटी सी स्टैब्लिश हो जाएगी। आप वो भी लिखिए, उसका भी बेनिफिट है जब, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक डोमेन में उनका काम सेलिब्रेट किया जा रहा है तो आप उसके एग्जाम्पल बिल्कुल लिख सकते हैं। बट एक चीज मुझे लगता है कि जो मैंने टॉपर्स की कॉपी में देखा है, थोड़ा सा अपने आप को एक डोमेन से बांधना नहीं है कि मुझे सिर्फ सिविल सर्विसेज के ही एग्जाम्पल लिखने क्योंकि ये सिविल सर्विस एग्जाम है। आप उसमें किसी भी और पब्लिक सर्विस वाले दे सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप उसमें बहुत ही छोटी छोटी चीजों के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आपके सोसाइटी का गार्ड अगर किसी इंसिडेंट में उसने बहुत अच्छा काम करा है, जो उसकी ड्यूटी थी, जो उसका काम था, तो आप वैसे एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। तो मतलब अपने आप को बस किसी भी डोमेन में बांधना नहीं। सिविल सर्वेंट्स के जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल लिखिए, तो आप बेशक लिखिए, क्योंकि सेलिब्रेटेड जिनका भी काम है वो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। सॉरी सर, बस इंटरप्ट करना चाहूंगा 1 सेकंड के लिए। सर जो हमारे ये पद्मश्री और पद्म भूषण और ये भारत रत्न वाले हैं, ये भी रेडी टू यूज एग्जाम्पल कर सकते हैं क्या सर हम? बिल्कुल यूज कर सकते हैं अभी तो उसमें तो आपको ये बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया कि बहुत ऐसे आपको, आप 3-4 साल के सिर्फ यही अवार्डीज के ही नाम ढूंढ लो और उन्होंने क्या काम किया, उनको किस चीज के लिए मिला है, अगर हम इसी के नोट्स बना लें तो हो सकता है ये हमारे बहुत एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो बस ऐसी ही डोमेन्स में आपको वो करना है कि आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी 3-4 साल में जो भी अवार्ड मिले हैं और उन्होंने क्या क्या काम किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ अच्छा काम किया होगा, इसलिए ही उन्हें मिला होगा, तो आप उसको यूज करिए एग्जाम्पल्स में। और हो सकता है आपके जो ये एग्जाम्पल्स होंगे, ये हो सकता है किसी ने नहीं इतना कोट किया होगा, तो आपकी कॉपी में डिफरेंट होगा। हाँ, और कोई कुछ पूछना चाहता है?
मैं एक जैसे पूछना चाहूँगा कि कई लोग जी बोलते हैं कि हमको क्वेश्चन को, जैसे कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल कोई कोट पूछा है, तो पहले तो जी हमने कोट के फेवर में आर्ग्यू किया कि फॉर एग्जांपल हम एक जैसे अरिस्टोटल का कोट लेते हैं कि उन्होंने एंगर के ऊपर बोला था कि एनीबडी कैन बी जी एंग्री, बट टू बी एंग्री फॉर द राइट रीजन एट द राइट टाइम दैट इज हम्म, डिफिकल्ट, ऐसा कुछ कोट था। तो हम्म, जैसे किसी ने इसके फेवर में आर्ग्यू कर दिया फॉर वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्या इसको इसको नेगेट करके भी कोई आर्ग्यूमेंट बनानी चाहिए क्या? जैसे कई बार बोलते हैं कि डेविल्स एडवोकेट वाला पॉइंट लाना चाहिए, तो ये एथिक्स में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, मैं पूछना चाहता हूँ। ये तो मेनली तो ये ऐसे के लिए बोला जाता है, बट एथिक्स में आई वुड से कि हर क्वेश्चन में 100% टाइम्स ये बिल्कुल वैलिड नहीं है, क्योंकि जैसे आप एग्जांपल, मतलब मुझे लगता है जैसे सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, मान लीजिए यही एक कोट आती है, तो किसी भी ऐसी बिलीफ को जो मतलब एक्चुअल में जो बहुत अच्छी बात कही गई हो, उसका आपको निगेट करना जरूरी नहीं है। आप उसमें क्या करो कि आप पहले उसको जो भी है नॉर्मल उसमें एक्सप्लेन करिए, उसको किसी और ने कुछ उससे रिलेटेड कुछ बोला है तो उस कोड का यूज करिए, या उसको और किसी और ऑथर की फॉर्म में लिखिए। उसके बाद आप पॉइंट और एग्जाम्पल का यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर ये भी जरूरी नहीं है कि आप उसको 50-50 फॉर्मेट में ब्रेक करो। अगर आप डेविल्स एडवोकेट वाली बात कर रहे हो कि एक पॉइंट नेगेटिव, मतलब जो भी उस कोड से नेगेटिव है उसको भी लाना है, तो आप उसको एक पॉइंट या दो पॉइंट को 70-30 के फॉर्म में या फिर 80-20 के फॉर्म में यूज कर सकते हो। बट कभी कभी जब बिल्कुल ही पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हो, जैसे जो मैंने अभी बोला सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, तो कोशिश करना चाहिए कि वहां पे ऐसा ना लगे कि एक फॉर्मेट आप सोच के आए हो कि नहीं कुछ भी बोला है उसमें मुझे 50% अच्छा बोलना है और 50% निगेट करना है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। इट हैज टू बी वेरी ऑर्गेनिक, इन सेंस कि अगर वो बहुत पॉजिटिव चीज है तो आप बिल्कुल उसका 100% पॉजिटिव ही लिख के आप उसमें उसको बढ़िया से एक्सप्लेन करिए, उसके जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो लिखिए, उसके साथ एग्जाम्पल ऐड करिए और एक अच्छे कंक्लूजन के साथ आप एंड कर दीजिए। हाँ, सर जैसे मेरा आपने एक डाउट बताया था। सिम्प्लिसिटी। हाँ, एक सेकंड ये में एक बार पूरा कर लूँ। जी मैं पूछ लूँ एक बार, आप? जी जी सर पूछिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था जैसे आपने बताया सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, जी तो कुछ कोड ऐसे होने चाहिए अपने जहाँ पे अपन अननेसेसरली वो जो अपनी टेम्पलेट दिमाग में बनाई हुई है उसको ना लगाए, बट कुछ हमको लगे हाँ, कि नहीं इसके इसके अगेंस्ट भी आगे कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एंगर के लिए राइट टाइम का वेट ना करके अगर कोई चीज़ गलत लिख रही है तो उसी टाइम खड़े हो जाएं। जी वही मैं तो बोल रहा था कि उसमें ना कोई यूनिवर्सल थोड़ा टेम्पलेट ना बनाए ऑर्गेनिक, स्टूडेंट। जी कोई यूनिवर्सल टेम्पलेट वैसे भी नहीं। और एथिक्स में तो खासकर इस चीज का ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे, थोड़ा वहां पे ऑर्गेनिक थिंकिंग, आपको लग रहा है कि यार ये बिल्कुल सही बात ही है, तो उस हिसाब से आप लिखो। और शायद आप जब इस थॉट के साथ लिखोगे तो आप बेटर जस्टिफाई भी कर पाओगे अपने एग्जाम्पल्स के साथ। क्योंकि एक फोर्सफुल जब आप आंसर लिखते हो कि आप फोर्सफुली आपको नहीं यार 2 पॉइंट मुझे लिखना ही है नेगेटिव, क्योंकि आप घर से सोच के गए हो कि हर क्वेश्चन में 8 चीजें फेवर में होंगी, 2 नेगेटिव होंगी, तो वो वहां पे आपके क्वेश्चन की जो एक सिंक है उसको भी खराब करेगा। तो जो आप कह रहे हो कि एक टेम्पलेट नहीं बनाना चाहिए, टेम्पलेट पहले से सेट नहीं होनी चाहिए। अभिनंदन सर, आप पूछिए। सर मेरा ये डाउट था, जैसे 2023 में तो अगर छोड़ दें तो 2022 में जो हमारे एथिक्स के क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चंस इटसेल्फ के 5-5 6-6 लाइन के थे सर। तो पहले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पढ़ना, उसे इंटरप्रेट करना और 7 मिनट में लिखना, सर ये अपने में चैलेंज है। तो सर पेपर कैसे कंप्लीट हो? पेपर कंप्लीट करना ये तो एथिक्स का बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। 2023 थोड़ा सा कंपेरेटिवली ठीक था, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में आपको कम टाइम लगा, प्लस जो डिमांड थी क्वेश्चन की वो आसानी से इंटरप्रेट हो जाती है। और 2022 में आप देखो तो उसमें 4-5 लाइन का क्वेश्चन था, तो वो बहुत दिक्कत थी, क्योंकि आप 4-5 लाइन पढ़ते हो और एग्जाम हॉल का प्रेशर, प्लस उसमें वो 6-7 मिनट जो भी आप सोच के चल रहे होते हो उस पे उसको पढ़ना, फिर उसका एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन निकालना, वो डिफिकल्टी है। बट ये डिफिकल्टी सिर्फ आपके लिए नहीं होगी, मुझे लगता है कि वो तो फिर जो भी मेंस लिख रहे हैं सारे कैंडिडेट्स उनके लिए है। तो इसमें आपको प्रैक्टिस इस तरीके से ही करनी है। एक तो आपको केस स्टडी कितने टाइम पीरियड में करनी है, इट हैज टू बी डिफाइंड, और ये स्ट्रेटेजी ही होगी जो आपको घर से तैयार करके जाना होगा।
कि आप एथिक्स के इतने मार्क्स हैं, तो उसमें मैं जो भी 6 केस स्टडी होंगी उसमें कितना टाइम लगना चाहिए वो आप पहले से डिसाइड करके जाएंगे। और सिर्फ डिसाइड नहीं करके जाएंगे, उसके हिसाब से आप जो भी टेस्ट दोगे, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर रहे होगे, उसमें उस चीज को अप्लाई भी करना है। तो इसमें टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आपकी ये टाइम लिमिट का डिसाइड करने का कि मुझे केस स्टडी में कितना टाइम लग रहा है, और उसके बाद थ्योरी को भी। और एक जो गलती मुझे लगती है कि इसमें लोग ये भी करते हैं कि, और मेरा मानना है कि ये एक मिथ ही है कि केस स्टडी में बहुत ज्यादा स्कोर होता है और थ्योरी में ऐसा नहीं होता है। तो केस स्टडी हो सकता है आपकी एट सम पॉइंट थोड़ा ज्यादा स्कोर देती है, बट आपकी हुई कॉपी जो चेक करना भी स्टार्ट हो रही है वो थ्योरी पार्ट से हो रही है। तो थ्योरी के आंसर्स बेटर होना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए भी लोग ऐसा करते हैं जो क्योंकि पेपर लंबा है, तो जैसे आपने पूछा कि पेपर लंबा है तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी करी जा सकती है, तो आप पहले जो थ्योरी के 5 क्वेश्चंस हैं, या तो आप ऐसी प्लानिंग करो कि पहले 5 क्वेश्चंस में थ्योरी के लिखूंगा, उसमें हो सकता है 1-2 मिनट जो ज्यादा भी लग जाता है, वो बाद के जो 4-5 क्वेश्चंस होंगे थ्योरी के उसमें थोड़ा स्पीड अप करके, उसमें थोड़ा बहुत अगर आपका कंटेंट थोड़ा कमजोर भी होता है तो वो भी काम कर जाएगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग के आंसर अच्छे लिखे हैं, तो एक इम्प्रेशन सेट करने में भी आपकी बहुत हेल्प करते हैं। और फिर उसके बाद आप अपनी जो केस स्टडी का टाइम है वो एक पर्टिकुलर उतना ही यूज करें। ओके, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? राहुल सर, आई बिलीव क्वेश्चंस हो गए, क्वेरीज इतनी। यस यस, वी ठीक है शिवम, आपने मोस्टली चीज़ें सब कवर कर ही दी है। बाकी स्टूडेंट को कुछ पूछना होगा तो वो मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, कुछ भी ऐसा होता है तो मैं भी ग्रुप में कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन आंसर कर सकूं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ डेली आंसर टाइप में चालू करें, और ठीक है। कि हाँ, क्वेश्चन को ऐसा भी कैसे कुछ एड्रेस कर करना है। सकते हैं कि 2-3 क्वेश्चंस हम 2 क्वेश्चंस या दे, या फिर एक ही हाँ क्वेश्चन अगर हम डेली वहां पे दे, और सुबह क्वेश्चन दे दिया जाए और शाम तक जो भी 5-10 लोग या 15 लोग जो भी अटेम्प्ट करते हैं उनका हम या तो ऑनलाइन, मतलब इसमें ग्रुप में ही ऐसे लाइव आके ही थोड़ा सा इवेलुएट कर सकते हैं, और जो भी अपने इनपुट्स होंगे वो बता सकते हैं, और उसमें और लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक या दो लोगों से इवेलुएट कराते हैं, तो वो भी फिर वही है कि एक बॉक्स में बंध जाने वाली बात होती है। कभी कभी जब 2-3 कैंडिडेट्स लिख रहे हैं तो हो सकता है हमें दूसरी कॉपी में कुछ बहुत अच्छी चीज मिल जाए, तो इससे जो क्यूमुलेटिव नॉलेज है वो बहुत बढ़ेगा ग्रुप में बाकी लोगों का। हाँ, दिस इज़ वन ऑफ दी गुड आइडिया। आप लोग आंसर लिख सकते हैं और लाइव अपनी कॉपी यहाँ पे दिखा सकते हैं। यू हैव द ऑप्शन टू शो योर स्क्रीन। यहाँ पे आप अपनी कॉपी दिखाइए, और सिर्फ हम ही नहीं, बाकी लोग भी आपको फीडबैक दे पाएंगे जैसे उनको लगेगा। तो दिस कैन बी वन ऑफ दी थिंग्स दैट वी कैन डू। अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछिए, नहीं वरना हम इसको एंड कर देते हैं अभी आज के लिए। या फिर अगर किसी का कोई सजेशन भी है मतलब कि हमें क्या एथिक्स से और हाँ, कैसे डेफिनेटली। प्रोसीड, क्या कैसे प्रोसीड करना है, तो वो भी कोई बता सकता है कुछ भी है। ठीक है शिवम, मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। अगर किसी को सजेशन देना होगा तो दे कैन राइट हियर। ठीक है सर। तो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस सेशन, और आई होप जी जब तक आपकी जॉइनिंग नहीं हो रही आप थोड़ा अवेलेबल रहेंगे, जी जितना भी जी जी, आपको मैं टाइम मिले। पूरी कोशिश करूंगा जितना भी जी। आपको टाइम मिले, हाँ बिल्कुल। क्योंकि आपका थैंक यू एक वाइड शिवम सर। एक्सपीरियंस है, सिर्फ यूपीएससी का ही नहीं। आपका यूपीएससी का भी एक बहुत वाइड एक्सपीरियंस है, इवैल्यूएशन का, खुद मेंस लिखने का, इतने सालों की जो अ, आपने जो देखा है इस एग्ज़ाम को, तो कहीं ना कहीं नॉलेज नए नए स्टूडेंट्स को तो बहुत हेल्प करेगी। और अभी भी सर, क्योंकि अभी करेंटली भी मैं एक
ऐसे फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ ही इवेल्युएशन के साथ भी शायद कुछ दिनों के लिए काम करूंगा, क्योंकि जो भी थोड़ा टाइम मुझे ज्वाइनिंग से पहले का मिलता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर इस प्लेटफॉर्म पे भी अगर किसी का भी कुछ भी थोड़ा डाउट होगा और मैं कुछ भी हेल्प कर पाऊंगा तो मैं ट्राई करूंगा बिल्कुल। या श्योर। थैंक यू शिवम सर, थैंक यू। so थैंक यू। थैंक यू।